Good evening, dear students. So, let us welcome to our class once again. Now, today we shall be discussing about the consequences of violence against women. So, till now I have delivered 2 lectures on this particular topic. I hope you have gone through my YouTube video lectures and I hope you have understood. By going through the note and listening to my lectures, I hope you must be able to understand the crux of the matter. Now today I shall be telling you about the consequences of violence against women. So as you have already noted that violence takes different forms. I have discussed with you all the different forms of violence. Violence can be domestic violence. It can also be in the external workplace, and domestic violence occurs due to a number of factors which I have discussed with you. Now let us concentrate on the consequences of violence. So what is meant by consequences? Consequences mean the result. ओके ये जो वीमेन लोगों के खिलाफ वायलेंस का प्रयोग होता है तो इससे उन पर क्या बीतता है, एक्चुअली ये वायलेंस का अंजाम या नतीजा क्या होता है, यही आज हम देखेंगे. तो देखिए, पहला है हेल्थ इशू, जिसके बारे में ऑलरेडी आप वाकिफ़ है कि जब एक औरत को लगातार वायलेंस का शिकार होना पड़ता है अपने घर में, तब उसके दिलो दिमाग पर और उसके फिज़िकल यानी उसके शरीर पर भी इसका बुरा असर होता है. तो दिलो दिमाग से वो औरत साइकोलॉजिकली वीक हो जाती है. शी ऑल्सो डिवेलप्स सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उसमें आ जाता है. स्पेशली here we are talking about the negative impact of violence upon the self esteem of women. तो self esteem का मतलब है आत्मसम्मान और अपने आप को इवैल्यूएट करने का जो पावर. तो वीमेन लोग अक्सर वायलेंस का शिकार होने पर अपने आप को इवैल्यूएट करने का जो शक्ति वो खो देते हैं. हमेशा उनको लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसा फीलिंग से उनके दिल में डर और खौफ और भी ज़्यादा पावर के साथ बैठ जाता है. और साथ में उसकी जो एबिलिटी टू वर्क मतलब काम करने का जो पावर, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है. नेचुरली वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है और इस वजह से उसकी काम की जो क्वालिटी वो भी धीरे धीरे ख़राब होता जाता है. और सबसे बड़ी बात, जब डिसीशन लेने की बात आती है रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर मैटर, स्पेशली अबाउट फर्टिलिटी का मतलब है फैमिली प्लानिंग के मैटर में मर्द के साथ साथ वीमेन को भी एक समान रोल निभाना ज़रूरी है. तो अगर एक औरत चाहती है कि उसका ऑलरेडी 2 बच्चा हो चुका है, शी डज़ नॉट रिक्वायर एनी मोर बेबीज़, सो शी मस्ट बी फ्री टू अडॉप्ट एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. वो कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकती है, या फिर अगर वो चाहती है तो स्टेरिलाइजेशन यानी कि ऑपरेशन करवा सकती है ताकि उसे और बच्चा ना हो. लेकिन अगर औरत पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है तो ये डिसीशन लेने का जो ताकत कि मुझे अब और बच्चा नहीं चाहिए, इसके लिए मैं कॉन्ट्रासेप्टिव का सेवन करूँगी, ये सब डिसीशन लेने का जो ताकत वो भी औरत खो देती है. और सबसे बड़ी बात है कि औरत की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ, इस पर एक बुरा असर होता है.
फिर उसके बाद कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में भी मैंने बात की थी कि अगर लगातार औरत के खिलाफ वायलेंस का प्रयोग हो रहा है तो हाउस होल्ड का जो इकोनॉमी है, मतलब एक घर का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बदतर होता जाता है। तो कैसे ये होता है? औरत बाहर काम करने निकलती है ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जो फैमिली में कंट्रीब्यूट करने से फैमिली और भी अच्छी तरीके से जी पाएगा, तो इसीलिए वो काम पे जाती है। लेकिन अगर वायलेंस का प्रयोग बढ़ रहा है तो उसका काम करने का एबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से उसे काम से निकाल भी दिया जा सकता है। और अगर औरत की काम नहीं रहेगी तो नेचुरली फैमिली और परिवार मतलब हाउस होल्ड पर इसका एक नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। और अगर ऐसा ही हर घर में चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब पूरा देश भर में थ्रू आउट द कंट्री देखा जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। वीमेन वर्क फोर्स जो है, फीमेल वर्क फोर्स, वो अगर पावरलेस हो जाएगी, फीमेल वर्क फोर्स अगर इनफेक्टिव हो जाएगी, तब एक देश की इकोनॉमिक व्यवस्था भी धीरे धीरे बुराई और खराबी की ओर जाने लगेगा। ओके, तो इकोनॉमिक इशू में देखिए दो किस्म के इफ़ेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वीमेन के खिलाफ वायलेंस का प्रयोग होने का कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है। वो क्या है? लॉस ऑफ इनकम, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ सोशल सर्विसेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉस ऑफ इनकम आप जानती है, अगर औरत पर वायलेंस का प्रयोग हो रहा है तो मन ही मन में वो टूट जाती है, उसका काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, काम करने का एबिलिटी कम हो जाता है, तो नेचुरली इससे उसका काम जा सकती है, जिससे उसका इनकम भी ख़त्म हो जाता है। फिर प्रोडक्टिविटी में भी बुरा असर होता है, क्योंकि जितना आप औरत पर वायलेंस करेंगे, औरत का काम करने का क्षमता, काम करने का एबिलिटी उतना ही कम होता जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी। उसके बाद हेल्थ केयर मतलब औरतों के हेल्थ पर इसका एक बुरा असर होता है। और सोशल सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सोशल सर्विस, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब एक औरत लगातार अपने घर में हिंसा का शिकार होती है तब उन्हें कुछ सोशल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि NGOs, ऐसे बहुत सारी NGOs है जो औरत को हिंसा के हाथों से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है। अक्सर उसके फैमिली के मेंबर्स उसके हस्बैंड के साथ बैठकर इन लोगों का काउंसलिंग करते हैं ताकि औरत पर हिंसा थोड़ा कम हो। तो इन सब से क्या होता है, देखिए कुछ NGOs है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा सर्विस देता है, लेकिन कुछ NGOs ऐसा भी है जो ये सब सर्विस देने के लिए पैसा चार्ज करता है। तो अगर जिस फैमिली में औरत रहती है वो फैमिली के मेंबर्स उसके प्रति सिंपैथेटिक है तो ये सब खर्चा उठाने के लिए ये लोग तैयार रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर फैमिली के लोग ऐसा हो कि औरत के लिए कोई भी पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी मानसिक जो ट्रीटमेंट या काउंसलिंग के लिए पैसा चाहिए तो वो देने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो ऐसा सोशल सर्विस जो NGOs द्वारा दिए जाते हैं, NGOs से मिलता है, वो सब सोशल सर्विस का फ़ायदा ये सब औरतें नहीं उठा पाएंगी। अक्सर क्या होता है, देखिए जब फैमिली में हस्बैंड, सास, ससुर, देवर सब मिलकर जुल्म कर रहा है तो नेचुरली औरत के लिए उस घर में रहना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो अपना ससुराल छोड़कर
वो अपने मायके, अपने माँ बाबूजी, भाई बहन इन सब के साथ रहने आ जाएगी। तो अक्सर क्या होता है, जो फैमिली है, मतलब जो उसका मायका है, उसका अपना पेरेंटल होम है, वहाँ पर अगर पेरेंट्स उसके प्रति सिंपैथेटिक है तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाबूजी भाई इन सबको लगता है कि ये औरत अपनी ससुराल छोड़कर इस घर में आकर सब पर बोझ बन गया है, तो ऊपर से उसका खाना पीने का बंदोबस्त करना पड़ा है, और उसके ऊपर अगर इस औरत के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए, इसके काउंसलिंग के लिए खर्चा उठाना पड़े, तो वो और भी बहुत इन लोगों के लिए लग सकता है कि क्यों हम ये सब खर्चा करें, जो इसके पति को करना चाहिए था वो हम क्यों करें, हमारे एक्स्ट्रा ये सब जो खर्चा ये हम नहीं उठा पाएंगे। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट के डर से पैसा जाएगा, पैसा खर्चा होगा, इस डर से वीमेन का मानसिक ट्रीटमेंट, इसका काउंसलिंग कुछ नहीं हो पाता है। और इस वायलेंस का इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या शामिल है, इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड वेलबींग। ये सब बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। जब घर में औरत पर हिंसा का प्रयोग हो रहा है तो उसका एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस उसके बच्चे पर भी आता है, उसके बच्चे पर भी इस वायलेंस का एक बुरा असर होता है। कैसे, बच्चा हर दिन देख रहा है कि माँ उसके बाबूजी के हाथों में एब्यूज्ड हो रहा है, मार पीट हो रही है, तो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कहीं पर रुक जाता है और उसका जो पढ़ने का, कुछ सीखने का एबिलिटी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्किल। तो कॉग्निटिव स्किल मतलब क्या है, बच्चों का सीखने का पावर, उसका जानकारी, इंफॉर्मेशन हासिल करने का पावर, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने का जो पावर, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स उसका नेगेटिवली इस पर एक असर होता है। पर से क्या होता है कि जब एक माँ लगातार हिंसा का शिकार हो रही है तो वो मन ही मन इतना अपसेट, इतना डिसअपॉइंटेड रहती है कि वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती है, बच्चों का देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाती है, जिससे बच्चे का जो वेलबींग है, उसका बच्चे का जो वेलबींग है, उसका जो परवरिश है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। फिर फीमेल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो लगातार हिंसा का शिकार होने से एक औरत का ज़िंदा रहने का जो इच्छा वो धीरे धीरे टूटने लगती है। अक्सर ऐसी औरतें सुसाइड का रास्ता अपना लेती है, तो इससे उसका मोर्टेलिटी यानी कि मरने का, हिंसा का शिकार होने से मरने का जो रेट वो इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार पीट होने की वजह से औरत की शरीर भी टूटने लगती है, फिज़िकली वो कमज़ोर हो जाती है और वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ने लगती है। और जब एक माँ ऐसे मोर्टेलिटी का शिकार होती है तो नेचुरली उसका बच्चा भी मोर्टेलिटी का शिकार हो सकता है, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने वाली तो वो माँ ही है। अगर माँ खुद मर रही है, उसके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो नेचुरली बच्चे के अंदर भी जीने का इच्छा धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो माँ बच्चे को खिलाती है, उसको बड़ा करती है, उसको पढ़ाती है, उसका ध्यान रखती है। तो अगर बच्चे का ये सब जो सर्विस है वो माँ नहीं दे पाएगी तो नेचुरली बच्चे को भी पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, वो भी अच्छी तरह केयर और प्यार नहीं पाएगा। तो इसलिए बच्चों में भी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ने लगता है। इसके साथ क्या होता है, इंटरजेनरेशनल सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट। तो इंटरजेनरेशनल सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट मतलब
जेनरेशन से जेनरेशन तक ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये साइकोलॉजिकल डिसअपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कैसे? एक जेनरेशन में एक बच्चा ने देखा कि उसके अब्बू उसके अम्मी पर जुल्म करता है, तो वो देखकर वही सीख गया कि हमेशा औरतों को ऐसे डोमिनेट करके रखना है, वायलेंस का प्रयोग करके औरतों को ऐसे दबा कर रखना है। तो जब वो बड़ा होगा, उसका शादी होगा, तो वो भी अपने पत्नी के साथ ऐसा ही वायलेंस का प्रयोग करेगा। तो ये सब चलता रहता है जेनरेशन से जेनरेशन तक। ओके, तो ये सब है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो घरेलू हिंसा या फिर किसी भी प्रकार हिंसा का अंजाम या नतीजा हो सकता है। और एक इशू है जिसको आप कहते हैं डेवलपमेंट इशू। वो क्या है? वायलेंस की वजह से औरत का डेवलपमेंट और प्लानिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो जाता है। तो माइक्रो लेवल मतलब छोटे मोटे सेक्टर में, और मैक्रो लेवल मतलब थोड़ा बड़ा सेक्टर में। तो कम्युनिटी में जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर कोई प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें औरत का पार्टिसिपेशन बहुत कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि औरत को हमेशा घर में बताया जाता है कि तुम घर में रहोगी, तुम औरत हो, तुम्हें साफ सफाई करना है, खाना पकाना है, बच्चों का देखभाल करना है। तो अगर तुम बाहर निकल जाओगी काम करने, तो फिर घर का काम कौन करेगा? और अगर औरत ज़बरदस्ती बाहर निकलना चाहेगी, तो उस पर भी ज़ोर डाला जाएगा, उस पर जुल्म होगा, और नतीजा होगा कि उसका बाहर जाना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना, ये कम होती जाएगी। फिर देखिए, वायलेंस की वजह से वीमेन का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और एक वक्त आने पर ये बंद भी हो जाता है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का फ्रीडम। तो अगर औरत चाहती है कि वो अभी जहाँ पर काम कर रही है वो उसे सूट नहीं हो रहा है, वो दूसरे किसी जगह काम करने जाएगी, तो उसका फ्रीडम औरत को नहीं मिलता है। क्यों? हो सकता है अभी वो जहाँ पर काम कर रही है वो घर से नज़दीक है, और जहाँ वो काम करने जाना चाहती है वो घर से बहुत दूर है। तो इस दूर होने की वजह से घर में उसके पति, उसके सास ससुर बोल देते हैं कि तुम उतना दूर नहीं जाओगी, घर के आसपास ही रहो, वहीं पर काम करो। तो उसकी जो इच्छा, उसकी जो इंडिपेंडेंस यहाँ से वहाँ जाने की, वो कम हो जाती है। और क्या होती है? वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन टू poverty alleviation programs as it impedes equitable distribution of resources। तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। There is a great curse that is inequitable distribution of resource। That means resource मतलब क्या? Resource मतलब financial resource, educational resource, nutritional resource। तो इतने किस्म के जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इनइक्वल है। मर्द के लिए जितना रिसोर्स अवेलेबल है, औरत के लिए उतना ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है? देखिए, रिसोर्स का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से औरत का पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन मुश्किल हो जाता है। तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम क्या है? जिन प्रोग्राम्स की मदद से आप पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं। एलिविएट करने का मतलब दूर करना। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी को दूर किया जा सकता है। कैसे? अगर आप गरीबी दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स, कुछ प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करेंगी तब। तो जब भी ऐसे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स होता है,
तो उसमें पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम का चीफ और मेन फोकस रहता है कि अगर घर के औरतों को भी वो जो काम कर सकती है उस काम में एंगेज किया जाए तो पॉवर्टी यानी गरीबी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। तो इस वजह से औरतों को हाथों का काम सिखाया जाता है, जैसे साड़ी पर कैसे जरी का काम करना है, जरी वर्क्स, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। कभी कभी उनको पॉटरी मेकिंग ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब मिट्टी से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो सब कैसे बनाया जाता है उसका ट्रेनिंग मिलता है। बच्चों की देख रेख परवरिश कैसे किया जाता है उसका एक छोटा मोटा नर्सिंग ट्रेनिंग उसके लिए मिलता है। तो ये सब करके औरत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश किया जाता है ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, फैमिली में पैसा कंट्रीब्यूट कर सके, जिससे फैमिली और हाउस होल्ड की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसे दूर किया जा सके। लेकिन अगर रिसोर्स ही इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मर्दों के लिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बहुत स्कोप है। मर्द के लिए पौष्टिक आहार हमेशा तैयार रहता है, लेकिन औरत को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। मर्द को अगर तकलीफ़ है कोई शारीरिक वजह से तो उसके लिए डॉक्टर और मेडिसिन का इंतज़ाम तुरंत हो जाता है, लेकिन औरत अगर बीमार है तो उसके लिए जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ सस्ते में मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट औरत के नसीब में नहीं। तो ऐसा बहुत कुछ चलता है शहरों में भी, जो अंडर प्रिविलेज्ड और अनएडुकेटेड फैमिलीज़ है वहाँ पर, और गांव में भी ऐसा प्रैक्टिस चलता है। तो इस वजह से औरत जो सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करेगी वो वोकेशनल ट्रेनिंग लेगी, इन सब का स्कोप, इन सब का सुविधा औरत तक अक्सर नहीं पहुंच पाता है। और उसके साथ एक राइट्स इशू भी है, जैसे कि मैंने इस लेक्चर के पहले दिन ही आप सबको बताया था कि संविधान में कुछ आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, जिसमें सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि हर किसी भारतीय नागरिक के लिए इक्वल राइट्स का प्रबंध किया गया है। आर्टिकल 14 में कहा गया है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो मर्द की तरह औरत को भी कानून के नज़र में एक समान सुरक्षा मिलेगी, उसको भी वही सारे सुविधाएं मिलनी चाहिए जो मर्द को मिलता है। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। तो अगर मर्द को डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है तो औरत को भी डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 19 जो कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे फ्रीडम, मेरा जो फ्रीडम्स वो मर्द के लिए जितना अवेलेबल है औरत के लिए ही उतना ही अवेलेबल होना चाहिए। एंड आर्टिकल 32 जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब अगर मेरा राइट्स कोई मुझसे छीन रहा है तो मैं उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर सकती हूँ और जस्टिस यानी इंसाफ मांग सकती हूँ। तो अगर औरत के खिलाफ वायलेंस का प्रयोग को नहीं रोका जाएगा तो ये जो सब आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और 32, इन सब का लगातार वायलेशन चलता रहेगा। फिर देखिए कॉन्सर्न्स, यानी कि औरत के ऊपर हिंसा का कम नहीं होना, इसके लिए कई सारे वजह जिम्मेदार है जो कि इंटेलेक्चुअल पीपल को काफ़ी सोच में डाल देता है। जो लोग सच में औरत के बारे में सोचता है, औरत के खिलाफ हिंसा का प्रयोग कम करने के लिए
सोचते रहते हैं, उनको और भी सोच में डाल देता है कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि अंडर रिपोर्टिंग। तो अंडर रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? जो चल रहा है, अगर 70% ऑफ द वीमेन हिंसा का शिकार हो रहा है, तो रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 30% वुमन ही हिंसा का शिकार हो रहा है और बाकी सब बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं। तो दैट इज़ अंडर रिपोर्टिंग, मतलब सही फैक्ट को आप रिपोर्ट में नहीं दिखा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हु, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन estimates less than 40% of the women who experience violence seek help of any sort। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बहुत सारे देशों में एक्चुअल नंबर ऑफ वीमेन जो वायलेंस का शिकार होता है, उनका सही संख्या रिपोर्ट नहीं होता है, उससे बहुत कम संख्या रिपोर्ट होती है। इसकी वजह क्या है? अक्सर देखिएगा कि जो औरत गरीब है, लाचार है, बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब अनएडुकेटेड है और सोशली और इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड क्लास के है, तो उसमें उतना साहस नहीं कि वो अपने अगेंस्ट जो वायलेंस चल रहा है उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए, कंप्लेन करे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्योंकि ये सब औरतें अपने वायलेंस को रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो इनको अक्सर काउंट ही नहीं किया जाता है कि इनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। काउंट सिर्फ उन्हीं का होता है जो औरत घर से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में जाकर अपने वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से एक्चुअल नंबर ऑफ वीमेन जो हिंसा का शिकार हो रहा है उसका नंबर अक्सर ठीक ठाक नहीं मिलता है। Among women who seek help tend to approach family and friends, and very few look to formal institutions and mechanisms such as police and health services। तो अक्सर ये भी होता है कि जनरली औरतें ज़्यादा झमेला में नहीं जाना चाहती है, वो सिर्फ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में अपने भैया भाभी या अपने अम्मी से शेयर करती है कि मेरे साथ ये सब हिंसा हो रहा है। लेकिन उन्हें असल में क्या करना चाहिए? कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना या फिर अदालत में जाकर रेमेडी मांगना। फिर क्या होता है? लेस दैन 10% ऑफ दोस वीमेन सीकिंग हेल्प फॉर एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस सॉट हेल्प बाय अपीलिंग टू द पुलिस। तो 10% से भी कम औरतें पुलिस के पास जाती है इंसाफ मांगने के लिए। फिर अर्निंग लॉस। तो अर्निंग लॉस का मतलब क्या है? यहाँ तो औरत के हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे लॉज है, लेकिन ज़्यादातर लॉज जो है वो फॉल्टी लॉज है, यानी कि इन लॉज में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी डिफेक्ट्स है, तो जिस वजह से इनको प्रयोग करना भी मुश्किल हो जाती है। फिर लॉज रिलेटिंग टू वायलेंस देमसेल्व्स कंस्टिट्यूट ग्रेटर बैरियर अगेंस्ट जस्टिस फॉर वीमेन। तो वायलेंस को रोकने के लिए जितना भी लॉज है, उन लॉज में इतना कुछ रहता है, इतना पेचीदा, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है उन लॉज का क्लॉजेस, उनकी धाराएं, कि उन्हें प्रयोग करने से अक्सर औरतें डर जाती है। औरत सोचती है कि अगर मैं सच में पुलिस में जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी और ये सब लॉज को मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हो सकता है कि मेरा जो परिवार, फैमिली है, वो पूरी तरह से टूट जाएगी, मैं कभी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस ना आ सकूँ। तो इन सब डर से भी औरत फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करने से काफ़ी डरती है। फिर देखिए डर्थ ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि औरत पर हिंसा हो रहा है, इसके ऊपर जो डाटा, इसके ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स, वो भी सही नहीं मिलता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से
वीमेंस पर से जो हिंसा उसका ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है।